यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं बायो को, और बायो के अंदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, अब देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं कई प्रकार के होते हैं जो हमारी बॉडी को यहाँ पर कंट्रोल करके चलते हैं। ठीक है, सो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एक क्लास में यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। सो इसका सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है कुछ और हार्मोन्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स से। जितने भी प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थायराइड ग्रंथि का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कंप्लीट क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। साइंस का कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। साथ ही कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कैसे चल रही है उसको और अच्छे से यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में यहाँ पर स्थित होती है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई भी पूछता है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, तो गर्दन में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं गर्दन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की, मतलब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसका थोड़ा यहाँ पर रहेगा, और गर्दन में श्वास नली के पास ये स्थित रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर करो, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, वॉइस तो क्लियर आ रही है, करो इसका आंसर। थायराइड ग्रंथि की क्रियात्मक इकाई यहाँ पर क्या कहलाती है ना? थायराइड ग्रंथि का जो फंक्शनल यूनिट होगा, मेन जो यूनिट होगा थायराइड ग्रंथि के लिए, वो यहाँ पर क्या होगा? नेफ्रॉन होगा, फॉलिकल यहाँ पर होगा, एसिनी होगा, या फिर लॉब्यूल्स होगा। तो इसका जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसे ना जाना जाएगा फॉलिकल्स के नाम से। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, ये ही हार्मोन को रिलीज करता है। तो थायराइड फॉलिकल ही जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं T3 की, T4 की, तो ये इसी के द्वारा यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि फॉलिकल ही इसे यहाँ पर रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक यूनिट हो गया। जैसे हमने और भी पढ़ा है, जब हम लोग ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने किडनी को पढ़ा था, तो उसका इकाई क्या हो गया? नेफ्रॉन यहाँ पर हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक है, श्वसन तंत्र का भी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि श्वसन तंत्र में बेसिक इसका जो यूनिट होगा, है ना, लंग्स का, वो यहाँ पर एल्यूवोली हो जाएगा, क्योंकि उसी के थ्रू गैसों का बोल सकते हैं एक्सचेंज यहाँ पर किया जाता है, आदान प्रदान यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब देखो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो 4 प्रकार के हार्मोन को यहाँ पर रिलीज करती है। वो कौन कौन से 4 प्रकार के हार्मोन यहाँ पर रिलीज हो सकते हैं? तो सबसे पहला होता है थायराइड रिलीज हार्मोन, जो यूजुअली थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो बेसिकली ये हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है। दूसरा जो हार्मोन यहाँ पर होगा वो हो जाएगा TSH, ठीक है, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड जो ग्रंथि है उसको स्टिमुलेट करता है, कि वो अपने हार्मोन को उत्तेजित करता है कि वो क्या करे, अब अपने हार्मोन को रिलीज करे, क्योंकि बॉडी को उसकी जरूरत है ना। मतलब उत्तेजित करता है थायराइड को कि वो अपना हार्मोन क्या करे, रिलीज यहाँ पर करे। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। T4 जो होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये भी यही करता है कि पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करके चलता है। अगला जो हार्मोन होता है T3, इसका पूरा साइकिल यहाँ पर चलता रहता है, एक कम करेगा एक ज्यादा करेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्रायोडो थायराइड थायरोनिन हार्मोन। ठीक है, ये वही है, थायराइड ही है, लेकिन इसको बोला जाता है T3 है, तो ट्रायो आप इसको कहोगे, ट्रायोडो थायरोनिन हार्मोन के नाम से इसे यहाँ पर जाना जाएगा। तो टोटल 4 प्रकार के हार्मोन यहाँ पर हो गए। ठीक है, और पूछा क्या गया था कि इसकी फंक्शनल यूनिट यहाँ पर क्या होगी? तो फॉलिकल्स इसकी फंक्शनल यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, थायराइड हार्मोन संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज यहाँ पर आवश्यक होगा? ठीक है, अगर इसका संश्लेषण करना है तो कौन से खनिज की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, थायराइड हार्मोन इजीली आपकी बॉडी क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, करो इसका आंसर, करो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, जस्ट आपको आंसर करना है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, कैल्शियम हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, या फिर लोहा हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा खनिज अवशोषित किया जाएगा? आयोडीन यहाँ पर अवशोषित किया जाएगा। मेनली आप चाह रहे हो कि आपके शरीर से T3 और T4 हार्मोन जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो, है ना, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में किसकी मात्रा पर्याप्त हो? आयोडीन की मात्रा यहाँ पर पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? मतलब कौन चाहेगा कि थायराइड ग्रंथि क्या करे, अपने हार्मोन को रिलीज करे? अब ये एसीटीएच यहाँ पर हो सकता है, TSH यहाँ पर हो सकता है,
ठीक है, जीएच यहाँ पर हो सकता है या फिर ये हो सकता है एफएसएच। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। आप अपना टाइम यहाँ पर ले सकते हो, ऑलमोस्ट सारे ही हार्मोन यहाँ पर अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पहला वाला जो हार्मोन है ये है हमारा एडिनोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एडिनोकार्टोट्रोपिक हार्मोन यहाँ पर इसे कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टीएसएच इसे अपन कह रहे हैं। तीसरा जो हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। फोर्थ जो हार्मोन हो जाएगा वो हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो अब इसका आंसर बताओ क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। थायराइड ग्रंथि को, हार्मोन को स्त्रावित करने के लिए कौन उत्तेजित करेगा, स्टिमुलेट करेगा, है ना, नाम में ही समझ में आ रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करके चलता है कि वो अपने हार्मोन को क्या करे, रिलीज यहाँ पर करे। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी सारे हार्मोन्स आपको क्लियर है। ग्रोथ हार्मोन जैसे कि हमारा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यहाँ पर हो गया कि जो आपकी वो केयर करेगा कि आपकी बॉडी जो है अच्छे से हार्मोन को रिलीज करे, ना बहुत ज्यादा कम और ना बहुत ज्यादा। ठीक है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया जो कि एग और स्पर्म को देखा गया वो अच्छे से यहाँ पर क्या हो सके, रिलीज हो सके। ठीक है, ये हो गया। और हमारा ये एडिनोकॉर्टियोट्रोपिक हार्मोन जो है वो अवशोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, किडनी से जो जल का अवशोषण अच्छे तरीके से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं किया जाएगा। T3 हो गया, T4 हो गया, कैल्सिटोनिन यहाँ पर हो गया या फिर पैराथार्मोन यहाँ पर हो गया। तो देखो T3 T4 तो अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ ही लिया, ये अपना ट्रायो वाला हो गया है ना, ये भी अपना इससे ही रिलेटेड है, इसी से रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद T4 जो हो गया हमारा, ये भी यहीं से रिलीज हो रहा है। कैल्सिटोनिन भी यहीं से रिलीज होता है, बट ये कैल्सिटोनिन करता क्या है, ये हड्डियों के अंदर कैल्शियम के जमाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हड्डियों को किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ये ट्राई करता है कि हड्डियों में कैल्शियम का लेवल बना रहे, जिसकी वजह से आपकी जो बोन्स है वो मजबूत यहाँ पर रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका बच्चा है पैराथार्मोन, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या करता है, ये आपकी थायराइड जो ग्रंथि है इसके जस्ट पीछे की साइड पाया जाता है। ठीक है, पैराथार्मोन इसे यही कहा जाता है क्योंकि ये जस्ट थायराइड ग्रंथि के पीछे की साइड यहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होगा, तो पैराथार्मोन जो है वो थायराइड से स्त्रावित नहीं होगा। थायराइड से टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन यहाँ पर रिलीज होगा जो कि बोन की मजबूती के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे थे कैल्सिटोनिन भी इसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर कैल्सिटोनिन बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, हड्डियों में जमने की बजाय, कैल्शियम हड्डियों को देने की बजाय किसमें रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जो काफी प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि कैल्शियम अगर ब्लड में घुलना स्टार्ट हो गया तो जो हमारी वेन्स होती है, जो वाहिकाएं यहाँ पर होती है, आर्टरीज वगैरह जो ब्लड को यहाँ पर फ्लो करवाती है, उनमें क्या जमना स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फिर धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है। सो आज की डेट में जितनी भी हार्ट रिलेटेड डिसीज हो रही है 90% इसी वजह से हो रही है कि जो हमारी आर्टरीज होती है, वाहिका यहाँ पर होती है, उनके अंदर कैल्शियम जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर देखिएगा, कौन सा हार्मोन हड्डियों में कैल्शियम जमा करने में मदद करता है। हड्डियों में अगर कैल्शियम जमा हो पा रहा है, हड्डियों को ही जरूरत है और उन्हीं को अगर कैल्शियम मिल पा रहा है, तो ये किसकी वजह से मिल पा रहा है, कैल्सिटोनिन की वजह से यहाँ पर मिल पा रहा है। ठीक है, तो सारे नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पर हो जाएगा, एक आपका T3 हो जाएगा जिसको अपन ने पढ़ा था ट्रायो, है ना, थायरोडो थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, और एक T4 यहाँ पर हो जाएगा थायोक्सिन हार्मोन करके। ठीक है, 4 हो गए, 5वां आपका कैल्सिटोनिन यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो, आयोडीन की कमी से कौन सा विकार यहाँ पर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने आयोडीन का अच्छे से सेवन नहीं किया या उसके शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है, तो उसमें क्या देखा जा सकता है, उसमें देखा जा सकता है क्रेटिनिज्म। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जड़ जमावता, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो जिन भी व्यक्तियों में आयोडीन की कमी होती है उनको क्रेटिनिज्म होने की संभावना सबसे ज्यादा यहाँ पर रहती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाए। चाहे तो बच्चों में आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म देखा जाता है, जिसकी वजह से विकास रुक जाता है और मानसिक मंदता यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थायराइड ग्रंथि की यदि वृद्धि हो जाए तो उसे किस नाम से जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो उसे मिक्सोडिमा के नाम से जाना जाएगा, ग्वाइटर के नाम से, ग्रेव डिसीज के नाम से, या फिर एक्रोमेगाली के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। अगर थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से गले में दर्द होना,
भोजन सही से नहीं चबा पाना, ठीक है, चबा पाना क्या बोल सकते हैं, निगल पाना, भोजन सही से निगल नहीं पाते, उसमें दर्द होता है गले में, ठीक है, तो क्या आंसर यहाँ पर होगा, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि से, ठीक है, अगर ग्रंथि यहाँ पर बढ़ रही है तो कौन सी डिसीज यहाँ पर हो सकती है, घेंगा रोग, ग्वाइटर योग यहाँ पर हो सकता है, जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, गला थोड़ा सा मोटा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें एक चीज और अपन समझ ही लेते हैं कि अगर थायराइड ग्रंथि जो है ना, अब ये क्या होता है, थायराइड ग्रंथि क्या करती है, थायराइड हार्मोन को यहाँ पर रिलीज करेगी, ठीक है, ये क्या कर रही है, थायराइड हार्मोन को यहाँ पर रिलीज कर रही है, अगर इसका अल्प स्त्रावण होता है और इसका अधिक स्त्रावण होगा, मतलब हार्मोन यदि कम मात्रा में रिलीज हो रहा है और यदि अधिक मात्रा में रिलीज हो रहा है तो क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, तो अगर देखो कम मात्रा में रिलीज हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं क्रेटिनिज्म यहाँ पर होगा, अगर कम मात्रा में रिलीज हो रहा है तो ये भी आपने पढ़ा ही था पिछले क्वेश्चन में, क्रेटिनिज्म यहाँ पर होगा, किसके अंदर, छोटे बच्चों के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं एडल्ट के अंदर, ठीक है, एडल्ट में इसे क्या कहा जाएगा, मिक्सोडिमा यहाँ पर कहा जाएगा, है ना, और एक जो कॉमन यहाँ पर होगा कम स्त्रावण से, वो यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्वाइटर। अब ग्वाइटर रोग के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि जो है वो थायराइड हार्मोन को कम स्त्रावित करती है, जिसकी वजह से उसी ग्लैंड के अंदर, जो कि ये बटरफ्लाई टाइप के आपको दिख रही है, इसी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। अब आ जाता है थायराइड ग्रंथि का अधिक स्त्रावण करना, ठीक है, अगर थायराइड ग्रंथि बहुत ज्यादा हार्मोन को, जितनी शरीर को जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हार्मोन को रिलीज यहाँ पर करती है, तो छोटे बच्चों में जो बीमारी होती है उसे एक्सोथेल्मिक के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है, इसे आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमेशा यही क्वेश्चन बनते हैं बट वो समझ नहीं आता है, कब बच्चों के लिए पूछ रहे हैं कब बड़ों के लिए यहाँ पर पूछ रहे हैं, एक्सपोथेल्मिक, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा एक्सोथेल्मिक यहाँ पर करके, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। दूसरा जो डिसीज होता है जो अधिकता से यहाँ पर होता है, ये बच्चों के लिए हो गया, बड़ों में होता है ग्रेव डिसीज, ठीक है, ग्रेव डिसीज इसे यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, ये जैसे ग्रेव डिसीज यहाँ पर लिखा हुआ है, और तीसरी जो होती है जिसे प्लूमर डिसीज यहाँ पर कहा जाता है, ये भी बड़ों में अधिकता की वजह से ही होती है, तो मिक्सोडिमा को आप यहाँ पर काट सकते हो, ठीक है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि की वृद्धि, वृद्धि कब होगी, वृद्धि मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाएगी जब वो हार्मोन को कम रिलीज करेगी, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कॉमन जो डिसीज होगी ग्वाइटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेव डिसीज जो होगा वो अधिकता की वजह से होगा। अब एक्रोमिगेली जो होता है, एक्रोमिगेली इससे रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है हमारा ग्रोथ हार्मोन से, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ग्रोथ हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन होता है उससे रिलेटेड है। वयस्क अवस्था में यदि किसी के शरीर में बहुत अधिक मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो उस केस में जो डिसीज होगी वो एक्रोमिगेली यहाँ पर हो जाएगी। अगला देखिएगा, थायराइड हार्मोन का अधिक स्त्राव जो होता है वो किस कारण से यहाँ पर होगा, ठीक है, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन कोजेस, क्या कारण यहाँ पर हो सकता है, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म यहाँ पर हो सकता है, क्रेटिनिज्म हो सकता है, या फिर बोनापन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, इसने क्या बोला, अधिक स्त्राव होगा, अधिक स्त्राव में आप इसको कट कर दो, ठीक है, क्रेटिनिज्म क्योंकि थायराइड के कम स्त्राव की वजह से होता है, छोटे बच्चों में होता है, ड्रोफिज्म जो कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है और ये थायराइड हार्मोन की कमी से यहाँ पर हो जाएगा, तो दो ऑप्शंस तो हमारे कट हो गए। उसके बाद इसने बोला है हाइपर होगा या फिर हाइपो होगा, इसमें से आप क्या सिलेक्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, इसका आंसर हो जाएगा हाइपर थायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन का अधिक स्त्राव होगा किसकी वजह से, इसका जो कोज होगा वो होगा हाइपर थायराइडिज्म, और इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी से T3 और T4 जो हार्मोन है, ये वाले हार्मोन अधिकता से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, T3 और T4 की अधिकता की वजह से चयापचय क्रिया यहाँ पर बढ़ जाती है और इसी की वजह से हाइपरथायराइडिज्म यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, बहुत ही सडन जो होता है, बहुत जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, वयस्कों में हाइपोथायराइडिज्म से कौन सा रोग यहाँ पर हो सकता है, अगर वयस्कों में हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़कर आए प्रीवियस में वो था हमारा हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, जिसमें इसका स्त्राव ज्यादा होगा, ठीक है, इसका स्त्राव मतलब थायराइड हार्मोन का जो सेक्रेशन है वो ज्यादा होगा। अभी हम जो पूछ रहे हैं वो आपसे हाइपो के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब हाइपो मतलब थायराइड जो ग्रंथि है उससे जो थायराइड हार्मोन है उसका स्त्रावण क्या हो जाएगा, कम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना मिक्सोडिमा हो सकता है, क्रेटिनिज्म हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है, या फिर एडिसन डिसीज यहाँ पर हो सकती है, बताओ आप ही क्या लगाए। अभी जस्ट आपने पढ़ा क्रेटिनिज्म तो छोटे बच्चों के अंदर होता है, इसने वयस्क के लिए पूछा है, ग्वाइटर जो कॉमन यहाँ पर होगा जिसकी वजह से थायराइड ग्रंथि बढ़ती है,
ठीक है, एडिसन रोग का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो बच्चा क्या, मिक्सोडिमा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि वयस्कों में जो बीमारी होती है उसे मिक्सोडिमा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, जिसमें वही स्वेलिंग आएगी हल्की सी और थकान यहाँ पर बनी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा हार्मोन मूल चयापचय दर जो है बीएमआर, जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है, उसको इंक्रीज कर देता है। कौन सा हार्मोन ये कर पाएगा, ठीक है, जो एकदम से क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसको इंक्रीज कर देगा। तो ये होता है हमारा T3 एंड T4 हार्मोन, जिसे अभी हमने पढ़ा हाइपरथायराइडिज्म जो होता है वो किस वजह से होता है, T3 एंड T4 हार्मोन की वजह से यहाँ पर होगा। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि यही थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन जो होता है शरीर के चयापचय दर को एकदम से यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बीएमआर एकदम से बढ़ जाता है, नॉर्मल नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर करना आप, इसका आंसर क्या होगा, थायराइड ग्रंथि का विकास किससे होता है, मतलब थायराइड ग्रंथि जो बनती है, जो ओरिजिनेट होती है, वो एंडोडर्म से होती है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, बेसिकली ये अलग अलग लेयर्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है एक्टोडर्म जो होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है, मेसोडर्म इनर लेयर, मिडिल लेयर यहाँ पर होती है ना, और एंडोडर्म जो होती है वो सबसे इनर लेयर यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से हमारी लेयर्स चलती है। तो करो आंसर इसका, बेसिकली ये है क्या, ये टिश्यूज है ना, उत्तकों की 3 लेयर यहाँ पर हो गई, एक्टो सबसे बाहर वाली हो गई, मीसो मिडिल वाली हो गई, ठीक है, और एंडो जो हो गई वो सबसे अंदर वाली यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर 3 लेयर को कह सकते हैं। तो जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है वो सबसे इनर में पाई जाती है, तो अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 एंडोडर्म से यहाँ पर बनी हुई रहती है। जो थायराइड ग्रंथि बनती है एंडोडर्मल उत्तक से यहाँ पर बनती है। ठीक है, अगला देखिएगा, ग्रेव डिसीज इज एसोसिएटेड विद ग्रेव्स, जो रोग जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, अभी अपन ने थायराइड में ही पढ़ा था कि थायराइड हार्मोन की अधिकता की वजह से जो है ग्रेव डिसीज यहाँ पर होती है, जो कि वयस्क लोगों में देखी जाती है। अगर बच्चों में देखी जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, एक्सोप्थेल्मिक के नाम से जानेंगे, और अगर वयस्कों में यदि ये हो रही है ग्रेव डिसीज, है ना, तो उससे अपन क्या कहेंगे, ग्रेव डिसीज के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं, हाइपोथायराइडिज्म होगा, हाइपरथायराइडिज्म होगा, क्रेटिनिज्म होगा, या फिर गेंगा यहाँ पर होगा। क्रेटिनिज्म तो कमी की वजह से होगा, और जो ग्रेव हो रहा है वो अधिकता की वजह से हो रहा है। ग्वाइटर को आप कट कर दो, ठीक है, हाइपो यहाँ पर कम हो जाएगा, तो बचा क्या, हाइपरथायराइडिज्म बचा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार का स्वप्रतिरक्षी हाइपरथायराइडिज्म विकार यहाँ पर होता है, जिसमें थायराइड हार्मोन अधिकता से रिलीज होने लग जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसका जो आकार होता है, उसका जो साइज होता है वो कैसा होता है, ओवल के शेप का होता है, तितली के आकार का, बटरफ्लाई शेप का होता है, बिन शेप यहाँ पर होगा, या फिर सर्क्यूलर होगा। करो इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार का इसका शेप यहाँ पर रहता है। तो देख रहे हो आप, ये कुछ बटरफ्लाई के आकार की दिखती है, नॉट एग्जैक्ट, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इसी टाइप का होता है। ठीक है, तो एक तितली के आकार की होती है, जिसके 2 लॉब यहाँ पर पाए जाएंगे और एक स्मथ यहाँ पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा। 15 का आंसर क्या होगा, ये अभी यूनिट पड़ी थी, थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, फॉलिकल्स यहाँ पर होती है, क्योंकि यही क्या करती है, हार्मोन को रिलीज करती है, T3 एंड T4 को। ठीक है, अगला देखिएगा, कैल्सिटोनिन हमने पढ़ा था, इसमें T3 होता है, इसमें T4 होता है, इसमें TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड रिलीज हार्मोन यहाँ पर हो जाएंगे। तो अगर कैल्सिटोनिन का अत्यधिक स्त्राव यहाँ पर होगा तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या कारण हो सकता है इसके स्त्राव का, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या दे रहा है, ग्वाइटर हो सकता है, डायबिटीज यहाँ पर हो सकता है। करो आंसर करो, इसका आंसर क्या होगा। देखो कैल्सिटोनिन का, देखो एक नॉर्मल स्त्राव यहाँ पर होना चाहिए, है ना, कैल्सिटोनिन अगर अच्छे से रिलीज हो रहा है थायराइड ग्रंथि से, तो क्या होगा, हड्डियां मजबूत रहेगी, क्योंकि वो हड्डियों को क्या देता रहेगा, कैल्शियम देता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि कैल्सिटोनिन बहुत अधिक मात्रा में रिलीज हो रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में हो सकता है हाइपोकैल्सीमिया। अब ये हाइपोकैल्सीमिया क्या करेगा, रक्त से भी कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगा, कम यहाँ पर कर देगा। कैल्सिटोनिन की अगर बहुत अधिक मात्रा में अधिकता हो जाएगी तो ये रक्त से भी कैल्शियम को यहाँ पर खींच लेता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखिएगा, थायराइड की कौन सी कोशिकाएं कैल्सिटोनिन का स्त्राव करती है। अब इसने थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया कि आप ये तो बोल रहे हो कि थायराइड ग्रंथि T3 T4 TSH TRH और कैल्सिटोनिन को रिलीज करती है। ठीक है, और इसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देती है। ओके, इतना तक तो पढ़ लिया था, बट इसने पूछा कि उसकी भी तो कोई सेल होगी, तो कौन सी सेल करती है, फॉलिकुलर सेल यहाँ पर करती है, पैरा फॉलिकुलर सेल करती है, चीफ कोशिकाएं जो होती है वो करती है, या नन ऑफ दी अबोव।
तो इसका ध्यान रखना, ये जो सी टाइप शेल होती है जिसे पैरा फॉलिकुलर सेल यहाँ पर कहा जाएगा, कोशिकाएं कहा जाएगा, यही कैल्सिटोनिन को यहाँ पर रिलीज करती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी में ही लिखा हुआ है पैरा फॉलिकुलर कोशिकाएं। अगला देखिएगा, हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण यहाँ पर क्या हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म से यहाँ पर ग्रसित है, ठीक है, हाइपो मतलब कमी, ठीक है, तो वेट लॉस हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है, या इरिटेशन हो सकती है, चिड़चिड़ापन यहाँ पर हो सकता है। क्या आंसर होगा 17 का। अगर हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पर होगा तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म रेट कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो गया मतलब आपने जो भी खाया, जो भी आप भोजन पानी यहाँ पर ले रहे हो, उनका डाइजेशन क्या होगा, बहुत धीमा होगा। ठीक है, आपके खाने के कंपैरिजन में डाइजेशन बहुत धीमा हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वजन यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इस केस में वजन यहाँ पर बढ़ेगा, ये हाइपोथायराइडिज्म हो गया। अगर हाइपरथायराइडिज्म यहाँ पर होगा, दोनों ही केसेस आप पढ़ लो। अगर हाइपरथायराइडिज्म यहाँ पर होगा मतलब कि हमारा जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है वो बहुत अधिक मात्रा में हमारी बॉडी रिलीज कर रही है, तो उस केस में हमारा जो बीएमआर है वो एक्सेसिवली बढ़ेगा, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, वजन कम यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों अपोजिट अपोजिट केस है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपका बीएमआर धीमा हो गया, बीएमआर धीमा हो गया मतलब बॉडी भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, मतलब एक्स्ट्रा में भोजन पड़ा हुआ और आप किए जा रहे हो किए जा रहे हो, उस केस में आपकी बॉडी में फैट जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। वजन क्यों बढ़ा, क्योंकि आपका बीएमआर कम पड़ गया। और इसी का रिवर्स हो जाएगा आपका हाइपरथायराइडिज्म, इसमें बीएमआर काफी फास्ट काफी जल्दी जल्दी यहाँ पर होगा, तो उस केस में आपका वजन कम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी किसका कारण यहाँ पर बन सकती है। अगर गर्भावस्था के दौरान महिला को थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, ग्वाइटर, बच्चों में क्रैटिनिज्म हो सकता है, होने वाले बच्चे के अंदर हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, मतलब थायराइड की अधिकता हो जाएगी, या फिर डायबिटीज यहाँ पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करो, आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों में जो होने वाला बच्चा होगा उसको क्रैटिनिज्म यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, थायराइड की कमी से क्रैटिनिज्म जड़ जमावता यहाँ पर हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में मानसिक मंदता यहाँ पर देखी जाती है, बौद्धिक रूप से विकलांग आप उसे कह सकते हो। ठीक है, अगला देखो, थायराइड हार्मोन स्तर मापने के लिए कौन सी जांच यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, थायराइड का हार्मोनिकल देखना है आपको, हार्मोन लेवल चेक करना है, तो किस टेस्ट से यहाँ पर पता चलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें 3 टेस्ट किए जाते हैं, एक एक आपका हार्मोन का यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, T3 का टेस्ट होगा, T4 का यहाँ पर टेस्ट होगा, TSH ब्लड टेस्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये तीनों टेस्ट यहाँ पर इंडिविजुअल किए जाएंगे जो आपके थायराइड की जानकारी यहाँ पर देंगे। ठीक है, उसको डायग्नोसिस करने के लिए 20 का आंसर करिएगा, थायराइड ग्रंथि किस ग्रंथि के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल करी जाती है। अगर थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करना है तो कौन कर सकता है, पिट्यूरी, पैराथायराइड, अधिवक्र या फिर थाइमस इसे कंट्रोल करेगा। थायराइड ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूरी। जैसे ये थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला, किसने बोला तो निकला, पिट्यूरी ने बोला। पिट्यूरी को कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूरी के ऊपर बैठा हुआ है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस उसी केस में करेक्ट होगा जब आपका पूछेगा कि पिट्यूरी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो उस केस में आप बोल सकते हो हाइपोथैलेमस उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग वो कंप्लीट कर रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एमएस टेट का जो एग्जाम यहाँ पर हुआ था, है ना, जो रिसेंट आपका प्री एग्जाम हुआ था वर्ग 2 वालों का, उसमें पूछे गए थे। और पीएस टेट में जो आपका ईवीएस आता है उसमें भी ये पूछे गए। ठीक है, तो कुछ 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी अपन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय कॉर्टेक्स एंड एड्रेनालिन ग्लैंड। अधिवक्र ग्रंथि में कॉर्टेक्स के द्वारा कौन सा हार्मोन यहाँ पर रिलीज किया जाता है। हमारी एड्रेनालिन ग्लैंड हो गई, ठीक है, उसमें कॉर्टेक्स के द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित किया जाएगा। सबसे पहले पूछा है सोमरेंटोन ट्रॉपिक, ठीक है, इस प्रकार का कोई हार्मोन होता नहीं है। दूसरा गोनेडोट्रोपिक पूछ रहा है, तीसरा आपका ऑक्सीटोसिन यहाँ पर पूछा, और फोर्थ पूछ रहा है कॉर्टिसोल। क्या आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो अधिवक्र ग्रंथि जो कि आपके किडनी के जस्ट ऊपर एड्रेनालिन ग्लैंड पाई जाती है, दो किडनी सेम के साइज की, इन्हीं के दोनों के ऊपर छोटी छोटी सी दो ग्रंथियां एड्रेनालिन ग्लैंड होती है, जिसमें जो कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, अब कॉर्टेक्स क्या होता है, तो देखो एड्रेनालिन ग्लैंड का कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ तिकोने टाइप का ये स्ट्रक्चर रहता है ना। तो ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है इसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स यहाँ पर कहते हैं, और इनर वाला जो हिस्सा होगा इसे अपन कहते हैं मेड्यूला। तो इसका ये पूछना है कि ये बाहर वाला जो हिस्सा है कॉर्टेक्स, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। तो देखो इससे कॉर्टिसोल हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला ऑप्शन भी देख लो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन वही हमारी जो अग्र पिट्यूरी होती है, ठीक है, जो एडिनोट्रोपिक होता है, ठीक है, उससे यहाँ पर ये रिलीज होगा।
ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन अग्र पिट्यूरी से रिलीज होगा। पिट्यूरी का जो अग्र वाला भाग होगा एडिनो हाइपोफायोसिस के नाम से जिसे जाना जाएगा। ठीक है, एडिनो हाइपोफायोसिस के नाम से इसे यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से रिलीज होगा जिसके अंदर आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाएगा प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाएगा। ये दोनों गोनेडोट्रोपिक के अंदर ही आते हैं। ओके, ऑक्सीटोसिन यहाँ पर हो गया। ऑक्सीटोसिन जो है पिट्यूरी के पश्च भाग में पाया जाएगा, न्यूरो हाइपोफायोसिस के नाम से जिसे जाना जाता है। एक्चुअल नाम उसका ये है, न्यूरो हाइपोफायोसिस। ठीक है, ये नाम होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक और हार्मोन होता है इसी के साथ, वैसोप्रोसिन हार्मोन। ठीक है, ये दोनों ही पश्च पिट्यूरी से यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है जिसे अपन लव हार्मोन यहाँ पर आप कह सकते हो, पश्च भाग से स्त्रावित होगा गर्भाशय को वापस नॉर्मल करना आफ्टर प्रेगनेंसी और मिल्क इजेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये सारे नाम आपने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन यहाँ पर होगी, मतलब डक्टलेस होगी, जिसके पास खुद की अपनी डक्ट नलिका यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें स्वेटिंग ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन खुद अपने आप में डक्टलेस होती है, जो डायरेक्टली क्या करती है, ब्लड के अंदर हार्मोन को रिलीज करती है। इसके पास अपनी कोई नली ग्रंथिका नहीं होती है। ठीक है, चलिए बाकी की तीनों जो थी, तीनों के तीनों सलाइवा हो गई, स्वेटिंग जो पसीना आपको रिलीज होता है। ठीक है, ये सब की सब जो है एक्सोक्राइन होती है, इनके पास अपनी खुद की ग्लैंड्स होती है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है, तो आपको सिंपल सा पता है कि मास्टर ग्रंथि जो होती है पिट्यूरी ग्लैंड जो होती है, मास्टर ग्रंथि यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शारीरिक और मानसिक विकास किसके कुशल कार्य पर निर्भर करते हैं। अगर हम लोग फिजिकली और मेंटली यहाँ पर फिट है तो वो किसकी वजह से फिट है, एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से। क्योंकि अगर ये अच्छे से काम कर रही है, तो अगर ये अच्छे से काम कर रही है, सारे हार्मोन अच्छे से रिलीज हो रहे हैं, तो हमारा शरीर एक नॉर्मल व्यवहार यहाँ पर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसी कौन सी स्थिति है जो प्रारंभिक बचपन के विकास को बढ़ावा नहीं देती है। जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन है। विच कंडीशन डजंट प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ठीक है, साथियों के द्वारा भावनात्मक स्वीकृति, परिवार संरचना, उत्तेजक वातावरण या फिर लोकतांत्रिक पारिवारिक माहौल। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रारंभिक बचपन के विकास को बढ़ावा नहीं देगी। ठीक है, तो देखो परिवार का संरचना अच्छा है ना, परिवार अच्छा है तो डेफिनेटली बच्चों का जो विकास है वो अच्छे तरीके से होगा। स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट है, बच्चों को अच्छा माहौल यहाँ पर मिल रहा है, लोकतांत्रिक परिवार माहौल है। लेकिन साथी उसको इमोशनली एक्सेप्ट कर पा रहे, या फिर ये वाली जो चीज है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसका नहीं होगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, चलिए अगला देखिएगा, कौन सा हार्मोन एंटी इंसुलिन प्रभाव को यहाँ पर दिखाता है। इसका आंसर करो, कौन सा हार्मोन जो है एंटी इंसुलिन प्रभाव को यहाँ पर शो करेगा। इसमें कार्टिसोल हो सकता है, कैल्सिटोनिन यहाँ पर हो सकता है, ऑक्सीटोनिन यहाँ पर हो सकता है, या फिर एल्डोस्टेरोन यहाँ पर हो सकता है। करिए इसका आंसर क्या होगा। एंटी इंसुलिन प्रभाव को कौन सा हार्मोन यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, मतलब ये करेगा क्या, एंटी इंसुलिन मतलब कि रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, जो कि इंसुलिन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये कौन कर सकता है, ये कर सकता है कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब कैल्सिटोनिन तो अपना थायराइड से रिलीज होने वाला हार्मोन है। अभी अपन ने पढ़ा कि थायराइड ग्रंथि से रिलीज होने वाला ये हार्मोन है, जो कि बोन्स के अंदर कैल्शियम के लेवल को बनाए रखेगा। ऑक्सीटोसिन यहाँ पर अलग हो जाएगा, मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और जो गर्भाशय होता है उसको वापस से नॉर्मल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्डोस्टेरोन जो है हमारी बॉडी में सिर्फ पानी और जो जल और सोडियम का जो बैलेंस है उसको बनाए रखता है, इसका ग्लूकोज से कोई रिलेशन नहीं है। और ये कहाँ से निकलता है ये भी देख लेना, एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है हमारा एड्रीनलिन ग्लैंड से, जिसका नाम है एल्डो बोला है तो आप बोल सकते हो कि एड्री नलिन ग्लैंड से ये यहाँ पर रिलीज होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कौन सा हार्मोन अच्छा ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, किस ग्रंथि को अस्थायी ग्रंथि यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, इसमें पीनियल हो सकता है, थाइमस हो सकता है, पेनक्रियाज यहाँ पर हो सकता है, या फिर किडनी यहाँ पर हो सकता है। तो इनमें से कौन सी ग्रंथि यहाँ पर टेम्परेरी होगी। ठीक है, टेम्परेरी मतलब कि शुरुआत में होगी बट बाद में नहीं होगी। टेम्परेरी का मतलब यही हो जाएगा कि कुछ समय के लिए रहती है। तो कौन सी ग्रंथि जो इसमें कुछ समय के लिए पाई जाती है। देखो पीनियल लाइफ लॉन्ग यहाँ पर रहेगी, एक छोटे से आकार की ये यहाँ पर रहती है। ठीक है, उसके बाद थाइमस ये टेम्परेरी होती है क्योंकि ये छोटे बच्चों में पाई जाती है, अस्थायी ग्रंथि होती है। बाकी जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ये ग्रंथि जो है सिकुड़ती यहाँ पर जाएगी। पेनक्रियास लाइफ लॉन्ग यहाँ पर रहेगा, किडनी लाइफ लॉन्ग यहाँ पर रहेगा।
तो बचा क्या आपका ओनली थाइमस यहाँ पर बचा, ठीक है। और पेनक्रियाज इसमें से एंडोक्राइन भी हो गया, एक्सोक्राइन भी यहाँ पर हो गया। किडनी कोई प्रकार की ग्रंथि नहीं है, जस्ट लाइक हम लोग बोल सकते हैं ये हमारी बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो किडनी तो कोई किसी ग्रंथि के अंदर नहीं आएगा। पीनियल जो है एक प्रकार की ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर होता है, मेलाटोनिन हार्मोन को ये रिलीज करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरुषों में स्तन ग्रंथियों के क्रियाशील होने की स्थिति क्या होती है? कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मेल के अंदर भी जो मैमलरी ग्लैंड्स होती है वो फीमेल की तरह हो जाती है, तो ये भी एक प्रकार की बीमारी होती है। अब ये क्यों होता है? तो आप एक नॉर्मल केस कह सकते हो कि हार्मोन शरीर में ऐसा होता है कि इम्बैलेंस यहाँ पर हो जाते हैं, असंतुलन यहाँ पर हो जाता है। तो इस बीमारी को क्या नाम दिया गया है? इस बीमारी को नाम दिया गया है गायनेकोमास्टिया, है ना। गायनेक बेसिकली फीमेल से रिलेटेड होगा, गायनेकोमास्टिया आप यहाँ पर कह सकते हो, जहां पर मेल की जो मैमलरी ग्लैंड्स होती है वो फीमेल की तरह दिखना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, ये नॉर्मल केस है और ये गायनेकोमास्टिया की वजह से, ठीक है। और क्यों होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि हार्मोनिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जो कि काफी नॉर्मल है। और टाइम के साथ ये धीरे धीरे वापस एक्सरसाइज करने से वापस नॉर्मल हो जाती है। दूसरा जो केस है, दूसरा जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रहा है, एक्डाइसिस करके दे रहा है। एक्डाइसिस का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे स्नेक वगैरह आपने देखा होगा, ये कुछ समय के पश्चात क्या करते हैं, इनकी जो स्किन होती है उसको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो उसे एक्डाइसिस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है मेसोकिरियम करके, ठीक है। तो मेसोकिरियम का इससे कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है, टेस्टिकल से ये रिलेटेड है, तो इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। तीसरा जो बोल रहा है क्लोडियोस यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो ये भी इससे रिलेशन इसका कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली एग से रिलेटेड टर्म्स है। जो जानवरों के एग यहाँ पर पाए जाते हैं उसके खोल के लिए हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 गायनेकोमास्टिया यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। एडीएच के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा? एडीएच जिसे अपन एडिनोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, आप इसको वेसोप्रोसिन भी कह सकते हो, जो कि पश्च पिट्यूरी होता है, पिट्यूरी का पिछला वाला भाग, है ना। न्यूरो हाइपोफायोसिस जिसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं, पिट्यूरी इस प्रकार की होती है, ये इस वाले भाग से जो है हमारा जो पोस्टीरियर वाला लॉब है उससे यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है। इसने पूछा है कि ये वाला, है ना, पीछे वाला। तो इसने पूछा है कि कौन सा भाग यहाँ पर गलत होगा। देखो, एडीएच के संदर्भ में एडीएच की वजह से पसीना को ये कम करेगा, स्वेटिंग को कम करेगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है बड़ी मात्रा में वाहिका संकीर्णन करेगा, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि वक्र नलिकाओं के द्वारा जल का पुनः अवशोषण करेगा और स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के निष्कासन को ये बढ़ाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज एडीएच हार्मोन, एडिनोट्रोपिक हार्मोन यहाँ पर नहीं कर पाएगा। बताओ क्या आंसर होगा? ठीक है, देखो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ये वाला जो है ये किसके द्वारा, ये पूरा का पूरा एडीएच जो है ये हमारा किडनी से रिलेटेड है। कि किडनी ये ट्राई करेगा, ये हार्मोन, कि किडनी जो है जितनी मात्रा में हमारी बॉडी को जल चाहिए या जल के अंदर जितने भी पोषक तत्व है उनको अवशोषित कर पाए, ये एडीएच का कार्य होता है। लेकिन जो मेमलरी ग्लैंड है उनको मिल्क को प्रमोट करने का कार्य ऑक्सीटोसिन यहाँ पर करता है, इसका ये टास्क नहीं है। तो कौन सा एडीएच के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन पसीना को कम करेगा, पसीना मतलब बेसिकली रिलीज करना, ठीक है। तो ये ट्राई करेगा कि जितना ये बॉडी अवशोषित कर पाए उसको करवाएगा, तो ये भी करेगा। बड़ी मात्रा में वाहिकाओं का संकीर्णन करेगा, संकीर्णन होगा जिसकी वजह से बॉडी अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाएगी, ठीक है, किडनी से। और वक्र नलिकाओं के द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाएगा। तो ये तीनों एडीएच करता है, डी को छोड़कर। ओके, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महिला में ओवल्यूशन अंडोत्सर्जन के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है एफएसएच होगा, एसएटीएच यहाँ पर होगा, प्रोलैक्टिन होगा, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर होगा। क्या आंसर होगा इसका? सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा है कि कौन सा हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अंडोत्सर्जन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। एफएसएच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एफएसएच रिस्पॉन्सिबल होता है एग और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे अपन कहते हैं। तो ये गलत हो गया। अब ये पूछ रहा है कि एडिनोकॉर्टियोट्रोपिक हार्मोन, जिसका इससे कोई रिलेशन अभी है नहीं, तो इसको अपन यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या बच रहा है? प्रोलेक्टिन हार्मोन यहाँ पर बच रहा है। तो ये मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेमलरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बच गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। मानव विकास हार्मोन के कम स्त्राव से क्या होगा? मतलब जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, नॉर्मल आप इसे ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन या फिर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन यहाँ पर कह सकते हो। अगर इसका रिलीज बॉडी से कम हो रहा है तो उस केस में क्या हो सकता है?
विशालकाय गैनेटिस में यहाँ पर हो सकता है, पिट्यूरी ड्रॉफिस में यहाँ पर हो सकता है, एक्रोमेगैली हो सकता है, या कैल्सिटोनिन डिसऑर्डर यहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं पिट्यूरी यहाँ पर बोनी हो सकती है। ठीक है, अगर यही कम हुआ तो डेफिनेटली पूरी बॉडी के हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस यहाँ पर हो जाएंगे। ये ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से होता है छोटे बच्चों के अंदर, ये हमारा आंसर हो गया। एक्रोमेगैली वयस्कों के अंदर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से होगा। और कैल्सिटोनिन विकार कैल्शियम का विकार है, जो कि हमारी हड्डियों में होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अब कैल्सिटोनिन कम की कमी की वजह से भी विकार होगा और अधिकता की वजह से भी विकार यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, और कैल्सिटोनिन कौन रिलीज करता है? तो थायराइड ग्रंथि इसे रिलीज करती है। ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ये वाला हमने कर ही लिया, महिलाओं वाला। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। कौन सा हार्मोन हड्डियों में रक्त में फॉस्फेट के प्रतिशत को कम करता है? हड्डियों से रक्त में फॉस्फेट का प्रतिशत कम रहे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन यहाँ पर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन हो जाएगा, ट्रायो आयोडोथायरोनिन, दैट इज T3। कैल्सिटोनिन यहाँ पर हो जाएगा, या फिर प्रोलेक्टिन यहाँ पर हो जाएगा। देखो, प्रोलेक्टिन को हटा दो क्योंकि ये दुग्ध रिस्पॉन्सिबल, उसको बनाने के लिए मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क उत्पन्न हो सके, बन सके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया उत्पादन के लिए। ठीक है, अब थायरोक्सिन क्या हो गया? थायरोक्सिन जो है आपके मेटाबॉलिज्म रेट को संतुलित बनाए रखता है, ताकि आपकी बॉडी जो है अच्छे से भोजन को डाइजेस्ट कर सके। T3 जो हो गया, T4 की तरह ही हमारी चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में मदद करता है। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो कैल्सिटोनिन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? ये ट्राई करता है कि हड्डियों में फास्फेट व कैल्शियम जमा होकर वो रक्त के अंदर से कम हो जाए और आपकी हड्डियों में आकर जम जाए, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। तो फास्फेट और आपका जो कैल्शियम है, रक्त में से उनकी मात्रा को कम करके किसको दे देगा? वो बोन्स, हड्डियों को यहाँ पर दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर करिएगा। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। कमेंट करके आप सभी को बताना है इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। पूछा क्या गया? अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं जो है हार्मोन को यहाँ पर रिलीज करती है? विच सेल ऑफ द पेनक्रियास प्रोड्यूस हार्मोन? ठीक है, इसमें पैराथायराइड हो सकती है, लैंगरेंस आइलेट्स यहाँ पर हो सकती है, ग्लूकोगन हो सकती है, या फिर स्प्लीन हो सकती है। ठीक है, तो अगर कुछ याद आ रहा हो, अल्फा बीटा हार्मोन हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे स्प्लीन हो गया तो ये तो किसी भी प्रकार का हार्मोन उत्पन्न नहीं करती है, तो अपने आप में एक लसिका ग्रंथ है, लिम्फिक ऑर्गन यहाँ पर है। ग्लूकोगन ये भी एक हार्मोन है, किसी भी प्रकार का कोई सेल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन ये होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा है कि लैंगरेंस की जो द्वीपिकाएं होती है, यही अल्फा और बीटा हार्मोन को यहाँ पर रिलीज करती है, जिसमें आपका एक इंसुलिन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और एक बचा हुआ है आपका पैराथायराइड, जो थायराइड के जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, तो अब आपको आंसर करना है कि यहाँ पर अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं हार्मोन को रिलीज करती है, तो कौन सी कोशिकाएं अग्नाशय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलिए, इसके आगे टोटल इसमें 20 क्वेश्चन थे, है ना। तो हम लोग 13 तक तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसे हैं जो आपसे प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आपका 6 PM पर लाइव होगा, और उससे पहले दिन में 2 बजे ऐप पर आपकी लाइव क्लास होगी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।